We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो की देंगे आप। हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष मोदी जी जाकर स्पीच दे आ रहे हैं, हम लोग तो घूस पटिया कर निकालने के लिए एफआईआर किया है। शासन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए। ये लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष? हर दिन माननीय सदस्य संसद चलने दीजिए कहने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज क्यों बोले संसद नहीं चलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव सुधारों पर बोलने के लिए खड़े हुए तो सामने बैठे गृह मंत्री अमित शाह क्यों अपना माथा सहलाने लगे। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान कांग्रेसी सांसदों ने कौन सा पोस्टर लहराना शुरू किया जिसकी वजह से स्पीकर ओम बिरला हत्थे से उखड़ गए, गुस्सा गए। अखिलेश यादव क्यों सरकार और चुनाव आयोग पर फायर हो गए और संसद भवन परिसर में प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को मिले नोटिस पर क्या कहा। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में क्यों नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन जेपी नड्डा के बीच बार बार भिड़ंत हुई, ये सब आज के शो में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। आपको करना यह है कि शो के आखिर तक साथ बने रहिए। 9 दिसंबर 2025 लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। तिवारी ने कानूनों का हवाला देकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। मनीष तिवारी ने चुनाव आयुक्तों के चुने जाने, एसआईआर की कानूनी मान्यता और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। और ये जो लोगों के मन में भ्रम है चुनाव आयोग को लेकर, उसको शांत करने में बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पर चलता है अध्यक्ष जी, और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं। आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में। उसको यह भरोसा होना चाहिए कि जो वो वोट डाल रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। और आज इस देश में बहुत लोगों को यह चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकते हैं। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार चुनाव रिजल्ट का हवाला देकर विपक्ष को घेरा।
जिस मुद्दे पर बिहार में चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। इन लोगों की स्थिति देख करके मुझे एक शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे और हमारे लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी मेहनत के बदौलत आज बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है और उसके लिए मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। वैसे मैं नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 20 वर्षों के एनडीए के शासन का कोई भी मुद्दा बिहार में नहीं उठाया। बिहार गए, खाली वोट चोरी, एसआईआर करते रह गए। 20 वर्ष के शासन में बहुत सारी बातें हो सकती थी जिनका मुद्दा उठाया जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी ने इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया, केवल एसआईआर करते रह गए। पूरे बिहार की जनता कंफ्यूज थी कि आखिर वोट चोरी हुआ किसका है, क्योंकि बिहार के किसी जनता को पता ही नहीं था कि उसका वोट चोरी हो रहा। सभी ने फॉर्म भरा। 83% हमारे नागरिकों ने स्वयं एसआईआर का फॉर्म भरा है और लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत का उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। 99.8% घरों में बीएलओ उनके घर गए और उनके घर में बैठ करके एक एक घर का सर्वे करके फॉर्म भराने का काम किया। विभिन्न राजनीतिक दल जिनमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शामिल थे, वैसे 1.5 लाख बीएलओ की मदद कर रहे थे। एक एक जगह पर एसआईआर का काम हो रहा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा तो है नहीं, इसीलिए इतने सारे कार्यकर्ता बीएलए बना के भेजे और कहते हैं कि नहीं वोट चोरी हो गया। सपा सांसद अखिलेश यादव ने इस चर्चा में भाग लेते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिलने, एसआईआर की जरूरत और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े किए। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिरकार भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। दूसरा कि जो समय समय पर पैसा आ जाता है अकाउंट में, ये लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। 10,000 बिहार में बांट दिए। अभी सुना है कि बहुत सारी महिलाओं ने कई जिलों में आंदोलन किया है, वो 10,000 के वादे से मुकर रहे हैं लोग। और मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मैं फ्री मोबाइल देने जा रहा था, कैबिनेट से मैंने पॉलिसी पास की थी, लेकिन यही बीजेपी के लोग चिल्ला करके उसको कह रहे थे कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, ये बांटने जा रहे हैं, और उसको रोक लगवाने का काम इलेक्शन कमीशन से किसी ने किया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो एक तरफ तो अपना पैसा दे रहे हैं आप, दूसरी तरफ कोई जनता के लिए अगर कोई पॉलिसी लेकर के आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं। ये भेदभाव अगर किसी ने देखा है तो हम लोगों ने देखा है। फिर तीसरा, हम चाहते हैं कि मीडिया का जो रोल है चुनाव में,
कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं हैं, ये कारण क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय क्या बात करूं मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास। हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। ये लिस्ट है, अगर एक भी इसमें गलत हो तो बता दीजिए। एक भी गलत हो अध्यक्ष महोदय। चुनाव हुआ नहीं उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए। और कितने वोट काटे हैं? 15,000 वोट काटे हैं। और 2027 के 22 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके और सरकार के लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वोट काटे थे। चुनाव आयोग को निम्नलिखित बातों का सुधार करना ही होगा अध्यक्ष महोदय। चंडीगढ़ में कैमरे के सामने की चोरी पर, बंदूक तानकर वोटरों को वोट डालने से रोकने पर, उपचुनाव में चुन चुनकर एक अधिकारी पोस्ट करने पर, जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट बदल देने पर, चुनाव आयोग को हमारे द्वारा दिए गए हजारों एफिडेविट्स प्राप्त न होने की झूठी बात पर, जबकि हमारे पास जमा करने की रसीद है, वॉशिंग मशीन फार्मूले पर जिसमें एक दिन पहले का भ्रष्टाचारी अगले दिन भद्राचारी हो जाता है और ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है, सत्ताधारियों के पैसे बांटने पर पकड़े जाने पर, सिद्धांतहीन राजनीति पर भी होना चाहिए, चुन चुनकर पीडीए के वोट काटने पर भी होना चाहिए, नकली वोटर से वोट डलवाने पर भी, नकली आधार कार्ड बनाकर चुनावी खेल करने पर, एक वोटर के द्वारा कोई वोट डालने पर, चुनाव के दौरान योजना चलाकर घूस देने पर। चुनाव आयोग निर्भीक हो, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम न करे, चुनाव आयोग निर्भीक हो, चुनाव आयोग एक विचारधारा के लोगों का गुट बनकर न रह जाए, चुनाव आयोग ईमान की लगाम कभी न छोड़े, चुनाव आयोग ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझे कि उसकी आज की गलती देश के भविष्य की सदियों के लिए बर्बाद कर सकती है। सबसे बड़ा सुधार यही है कि चुनाव आयोग अंतरात्मा की आवाज सुने और सच्चे देश प्रेम को दिखाते हुए खुदगर्जी की सियासत करने वालों के हाथ की कठपुतली न बने। हमें उम्मीद है कि कुछ लोगों की वजह से चुनाव आयोग की जो छवि खराब हुई है वो अब और नहीं होगी। इलेक्शन रिफॉर्म तब तक निरर्थक है जब तक इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए जो सुझाव विपक्ष की तरफ से आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का गठन में जो पहले व्यवस्था थी वो पुनः लागू हो। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए वैसे तो अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल किया, लेकिन बीच बीच में वो हिंदी की तरफ भी शिफ्ट हुए। कल्याण बनर्जी ने चुनाव सुधार पर बोलते हुए केंद्र सरकार को घेरा और कई बार तंज किया। अरे आप जब वोटर की नहीं रखते है तो इलेक्शन क्यों रखते हैं भाई? वोटर को डिलीट कर दो तो इलेक्शन का क्या फायदा होगा? पहले ये था, अब भी था, है। इलेक्टर विल डिसाइड द गवर्नमेंट, हु विल बी माई गवर्नमेंट। अभी मोदी जी डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन कमीशन। मेरा वोटर कौन कौन होगा मुझको वोट देने के लिए वो डिसाइड कर दो, वो डिसाइड कर दो भाई। Then is a constitutional body, and I think so. Sir, yes, election commission can. Sir, so many persons have said nobody raised objection. You are raising an objection. थोड़ा हम है बोल कर ऑब्जेक्शन मत कीजिए सर। चलिए सुनता रहिए। आज सुनता रहिए सर, सुनता रहिए। इलेक्शन कमिश्नर का अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना सकते। इलेक्शन कमीशन कब है?
बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे, अरे हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एफआईआर हुआ एक घुसपैठिया नहीं मिला। अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको। अरे घुसपैठिया लेकर क्या करेगा? यू हैव सीन दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। पहले उनको ले आओ, उसका बाद विचार होगा। हैज बीन कंपेल्ड टू सोनाली बीबी को ले आना पड़ा, उसका बाद विचार होगा। देश से तुम सब बंगाली लोग को निकाल देंगे रोहिंग्या बोल के। और रोहिंग्या कहां आ रहा है? रोहिंग्या आ रहा है मिजोरम में। रोहिंग्या आ रहे हैं मिजोरम में अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री। I know, I understand the problem. This BJP is basically a Bengali hater. नीतीश कुमार की पार्टी जदयू केंद्र सरकार का हिस्सा है, आप ये जानते हैं। लिहाजा जदयू सांसद ललन सिंह इस मुद्दे पर बोलते हुए मौजूदा सरकार का बचाव करते दिखे और विपक्ष को घेरने में कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। आप ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जरा मनीष तिवारी जी को यह भी बताना चाहिए था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में, संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से। इसी ईवीएम प्रणाली से आप अगर 10 साल तक सरकार चला लिए, आपको अगर 10 साल तक बिहार देश की जनता ने आपको अगर सत्ता में बैठा दिया तो ईवीएम ठीक है, और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने और इस देश की चुनाव प्रणाली से हटा दिया गया, और यह एक सही निर्णय था निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में। आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आप पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। जैसे ही आप महाराष्ट्र हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, जैसे ही आप हरियाणा हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, आप बिहार हारते हैं ईवीएम गलत हो गया। कौन सा मापदंड चलाते हैं? आपका यही दोहरा चरित्र जो है इस देश के लोग पहचानते हैं, और आपके दोहरा चरित्र जो है उस पर कभी देश के लोग भरोसा नहीं करते। यही कारण है। अभी माननीय विरोधी दल के नेता एसआईआर पर पदयात्रा कर रहे थे, पूरे बिहार में भारी पदयात्रा कर रहे थे, और पदयात्रा में दरभंगा में गए तो इनकी रैली में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनके स्वर्गीय माता जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। आपने एक बार भी उस घटना को कंडेम नहीं किया, आपने नैतिकता के आधार पर नहीं किया, आपने उसको भी नहीं कहा कि हम इसकी घटना की भर्त्सना करते हैं, और आप चर्चा करते हैं। कौन सा मिसलीड कर रहे हैं? कोई मिसलीड नहीं कर रहे हैं, सत्य है। सब नहीं किया, दिखाइए। नहीं किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तारिक साहब, आपका जमीन भी खसक गया इस बार चुनाव में, चिंता मत करिए। किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने इसकी भर्त्सना तक नहीं की। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो टिकटार्थी था विधानसभा के चुनाव में, उसको टिकट मिल भी गया। बाद में इन लोगों ने कहा कि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, उसका टिकट बदल दो, तो अंतिम समय में इन लोगों ने टिकट बदल दिया। ये तो इनका चरित्र है। वो भी हार गया, जिसको बदले वो भी हार गया। तो इसलिए महोदया, इनका जो कारनामा है
गोगोई जी, आपका जो कारनामा है उस कारनामे के कारण आप 27 से 19 पर आए, 19 से अबरी 6 पर पहुंच गए हैं, 6 पर पहुंच गए हैं। अगर यही रहा तो 0 पर, लड्डू पर पहुंचिएगा, लड्डू पर पहुंचिएगा। जरा सुधार अपने आप में करिए, सकारात्मक रोल में आइए। इनके एगो सहयोगी थे, पूरा अपना शपथ ग्रहण का तिथि घोषित कर दिए कि फलना तारीख को हम शपथ ग्रहण लेने के लिए राजभवन जा रहे हैं। स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने को बना दिए। अब उनका हश्र जानिए सभापति महोदया, 79 से 25 पर आ गए, 25 पर आ गए। तो ये हश्र है। यही हाल है। इस देश की जनता का भरोसा आप पर नहीं है। लोकसभा में चर्चा आगे बढ़ी। शाम करीब 4:15 बजे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मसले पर बोलने के लिए खड़े हुए। राहुल गांधी इस मुद्दे को काफी समय से संसद के बाहर उठाते रहे हैं। इस मुद्दे पर बोलते हुए राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप सरकार पर लगा रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के आखिर में कहा कि वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुस्सा गए और उन्होंने विपक्ष के सांसदों को बहुत कस के सुना दिया। एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले लें। नो एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर हम लोग सुनना चाहते हैं। सर स्पीकर सर, हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं। और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है। इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। The discussion, one second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं। सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion
is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक, नहीं जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर हैं, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर भी हो, नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Thank you. लोकसभा में राहुल गांधी बोलकर बैठे तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोलने के लिए खड़े हुए और निशिकांत दुबे ने एक एक करके विपक्ष के द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब अपने तरीके से दिया। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक किसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा, जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार? सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल। एमके नारायण को जो है ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिए, केवल कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए। किस तरह की बात करते हो? हाँ, हम आरएसएस के हैं, हम आरएसएस के हैं। मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं। और आरएसएस के इसीलिए हैं कि ऋण है शरीरों में, ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? लहू की जब तक बूंद है तब तक तिरंगा लहराएंगे। यही आरएसएस का मापदंड है और यही हमारा विषय है।
हमारे वीडियो रिकॉर्ड करने तक लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस हो रही थी। राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर उसके उपलक्ष्य में चर्चा हुई। इस चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने वही तथ्य राज्यसभा में रखे जो कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखे गए थे। वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, you will get your chance to speak, na? Unless he yields. Unless he yields, how I can? Unless he yields, how I can? मान्यवर 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया, अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय, खड़गे साहब आपका समय आएगा। Garge ji, सभापति you are going to get your time. Please wait. Garge ji, you are going to get your time. Please wait. Let him speak. मान्यवर 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। अमित शाह के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उनके संबोधन के बीच कई बार हंगामा हुआ। आप खुद देखिए। आपको बताना चाहता हूं 2014 से 2023 तक भारत में 2237 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें 3006 नागरिक और 586 सुरक्षाकर्मी मारे। हम लोगों के कई बड़े दर्दनाक शामिल बात कर रहा हूँ। भारत माता की सर, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस देश के आतंकवादी हमलों को हमने पहले कहा कि हम तैयार हैं हर विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन मुद्दे से भटक करके चर्चा करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। चर्चा करनी है तो उस मुद्दे पर कीजिए जिसके लिए उनको समय दिया गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को समय वंदे मातरम के लिए दिया गया है। प्लीज डिस्कस वंदे मातरम। इफ यू हैव टू डिस्कस टेररिज्म, we are ready for that also, and we discuss ऑपरेशन सिंदूर। आपने चर्चा शुरू की थी, हमने उसको हाउस में अलाउ किया और आपने मुंह दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर पर, यह भी स्पष्ट है। हमने चर्चा की, 2 दिन बाद आपने मुंह दिखाई है किसी हाउस में। हम हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है। इकोनॉमी पर चर्चा हो, हम तैयार हैं। आप टाइम तय कीजिए। आप इंटरनेशनल रिलेशन पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वंदे मातरम की आड़ में अगर आप इस तरीके से चर्चा को डिबेट करेंगे और आप डिस्कशन को हाईजैक करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इस तरीके का हम That is not correct. Stick to the subject. If you want to discuss in any other subject,
government is ready. We can go for that discussion later. You please now stick on to Vande Mataram. Others, all you please by there. All others, please be by there. सुप्रीम कोर्ट के भीतर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने जैसी घटना बढ़ती सामाजिक कटुता है और No, that has nothing to do with this. Will not go on record. This will not go on record. That has nothing to do with Vande Mataram. This will not go on record. दलितों के न्यायाधीशों के ऊपर, ऑफिसरों के ऊपर हो This will not go on. हम सब वंदे मातरम कहते हैं और इस मातृभूमि को नमन करते हैं, लेकिन इसी मातृभूमि में कमजोर दलितों, असहायक लोगों को हर Nothing will go on record. Nothing will go on record till the house comes to an order. किया जाता है। राज्यसभा में यह चर्चा आगे बढ़ी और दूसरे सांसदों ने भी अपनी बात रखी एक एक करके। वहीं संसद भवन परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से पत्रकारों ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कोर्ट से मिले नोटिस के बारे में पूछा। प्रियंका गांधी का जवाब हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है जिसमें दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 के वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। अब आप प्रियंका गांधी को सुनिए। अच्छा, कब? आज सुबह? क्यों? किस बात पे? नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का वोटर लिस्ट वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। तो आज की संसद रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। संसद रिपोर्ट हम आपके लिए तब लाएंगे जब तक संसद बैठेगी, संसद में कामकाज होगा। कामकाज भले ही हंगामे की शक्ल में हो। बहुत बहुत शुक्रिया।